हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा का। ये एक डिलेड रिव्यू है क्योंकि फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। और एक फिल्म के रिलीज होने के 2 महीने बाद जब आप फिल्म देखते हैं तो देयर इज अ सर्टेन ऑब्जेक्टिविटी जिससे आप फिल्म देख सकते हैं। आप बायस्ड नहीं है क्योंकि कुछ समय गुजर चुका है फिल्म को रिलीज हुए। तो अब जब ये फिल्म देखी मैंने नेटफ्लिक्स पर तो एक बात तो मेरे लिए क्लियर हो गई कि फिल्म अच्छी नहीं बनी है। इसका कोई बॉयकॉट से कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट थिंक कि किसी के वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये फिल्म को डिसरप्शन हुआ है। आई थिंक प्राइमरीली इफ द कास्ट एंड क्रू आर वेरी ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स एंड द मेकर्स आर ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स, दे विल रियलाइज दैट कुछ मेजर ब्लूपर्स हैं इस फिल्म में। और वो क्या है? सबसे पहले आई थिंक एक फिल्म जिसका टाइटल रोल आमिर खान प्ले कर रहे हैं और शुरुआत से लेके एंड तक ऑलमोस्ट हर फ्रेम में वो नजर आते हैं क्योंकि बाकी के किरदार फिल्म में आ रहे हैं और जा रहे हैं, जैसा कि फॉरेस्ट गम में होता है जिसकी ये रीमेक है। तब ये बहुत क्रिटिकल है कि आमिर खान की परफॉर्मेंस टॉप नॉच हो। और नॉर्मली आमिर खान इज अ ब्रिलियंट एक्टर, बट वेरी वेरी क्लियरली यहाँ पे उन्होंने इस रोल का सुर गलत पकड़ लिया है, इसमें कोई भी शक नहीं है। प्रोमोज में ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इनकी परफॉर्मेंस रिजेंबल करती है इनकी परफॉर्मेंस पीके में या धूम 3 में या कुछ हद तक 3 इडियट्स में। और देखने के बाद एग्जैक्टली यही नज़र आता भी है। आई थिंक ओरिजिनल फॉरेस्ट गम का भी जो ट्रम्प गार्ड था, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सिनेमैटिक लिबर्टीज ली गई थी, वो थी टॉम हैंक्स की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। तो उस फिल्म का जो स्ट्रेंथ था वो इस फिल्म की सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने क्लियरली सुर गलत पकड़ लिया कैरेक्टर का। ही सपोज टू बी अ सिंपल जिसकी जिंदगी की एक कहानी है, जिसकी जिंदगी में कई सारे उतार और कई सारे चढ़ाव आए जो कि ऑलमोस्ट मिरेक्युलस हैं, बट किस तरह से ये सिंपलटन उन उतार और चढ़ावों से गुजरा है, दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट। पर बजाय इसके कि सिंपलटन की तरह प्ले करते, इन्होंने एक बफून की तरह या एक ऑलमोस्ट रिटार्डेड कैरेक्टर की तरह इसे प्ले किया है। इनके ओवर एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस, इनके ओवर द टॉप रिएक्शंस टू पीपल एंड सिचुएशंस एंड सराउंडिंग्स अराउंड हिम मेक हिम अ कैरेक्टर दैट द ऑडियंस डज नॉट इमोशनली इन्वेस्ट देमसेल्व्स इन। और अगर ऑडियंस अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करती एक ऐसे कैरेक्टर में जो फिल्म के हर फ्रेम में मौजूद है, तो फिर लाजमी है कि फिल्म का चलना मुश्किल है। और इसी वजह से ये फिल्म पसंद नहीं आती। अगर देखा जाए तो फिल्म में कई चीज़ें अच्छी भी है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, कुछ कलाकारों ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे बुरी फिल्म्स नहीं बनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मेन किरदार, जो सबसे अहम किरदार है फिल्म का, जो टाइटल रोल प्ले कर रहा है, अगर ऑडियंस उसी में इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है तो फिल्म कैसे पसंद आएगी उन्हें? एंड टू मी देयरफॉर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस आमिर खान स्टारर इज नॉट द फिल्म, इट्स एक्चुअली आमिर खान हिमसेल्फ। ये एक रेयर ब्लिप होगा आमिर खान के करियर में जहां पे उन्होंने कैरेक्टर के सुर को नहीं पकड़ा या उनका परफॉर्मेंस खराब है। अदरवाइज टिपिकली आमिर खान फिल्म में फिल्म अच्छी हो या खराब हो, आमिर खान इज नॉर्मली ब्रिलियंट। इवन फिल्म लाइक धूम 3 या गजनी, जो सिनेमैटिकली कोई क्लासिक्स नहीं है लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, और वो उस फिल्म को इतने अच्छे से खींच लेते हैं कि लोग उन फिल्म्स की बुराइयों को भूल जाते हैं। पर यहाँ हुआ है उल्टा, आमिर खान की परफॉर्मेंस इतनी खराब रही है कि लोग उससे ऊपर ही नहीं आ पा रहे हैं और फिल्म तक किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा, थोड़ी इम्प्लॉजिबल सिचुएशंस भी है। अब चाहे वो करीना कपूर का कनेक्शन हो अबू सलेम टाइप कैरेक्टर के साथ, या गोलगप्पे दिखाए गए हों, खाए जा रहे हैं ट्रेन में, कौन गोलगप्पे कैरी करके जाता है? आई डू अंडरस्टैंड कि जिस तरह से बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट एक इंपॉर्टेंट किरदार था फॉरेस्ट गम में, यहाँ पे उन्होंने उसे रिप्लेस किया गोलगप्पों के साथ। बट शायद मिठाई से कर लेते। गोलगप्पे थोड़ा हजम नहीं होता कि आदमी ट्रेन में लेके जा रहा है, सब पैक किया हुआ और फिर पानी डाल के उसे बना रहा है। तो कुछ चीज़ें जो हैं बहुत इम्प्लॉजिबल हैं, बिल्कुल बेतुकी लगती है। और तीसरी चीज़ आई थिंक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फिल्म की, कि आप जब एक फिल्म को रीमेक कर रहे हैं तो आप उस मार्केट के लिए उसे अडेप्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ भी कुछ चीज़ों को अडेप्ट किया गया है, बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स गोलगप्पों का डब्बा बन गया है। और लेकिन एक चीज़ जो एक्चुअली इंडिया के हिसाब से अडेप्ट करनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। फॉरेस्ट गम में दिखाया गया कि वियतनामीज वॉर में एक तरह के सोल्जर्स को भेजा जाता है जो कम अक्ल वाले सोल्जर्स हैं, जो उतने दिमाग से डेवलप नहीं हुए, उन सोल्जर्स को भारी मात्रा में भेजा जाता है। वो एक रियलिटी था, ऐसा एक्चुअल में हुआ था। एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स इशू भी हुआ था। बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किया था इस बारे में कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ऐसा हुआ। कुछ लोग विश्वास नहीं करते, पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हाँ,
तो वहाँ ये चीज़ जो दिखाई गई कि टॉम हैंक्स के कैरेक्टर को भेजा जाता है, जो उसका दोस्त है उसके कैरेक्टर को भेजा जाता है, वहाँ तो समझ में आती है। बट इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मीज इन द वर्ल्ड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मीज इन द वर्ल्ड। वहाँ पे इस तरह के कैरेक्टर्स को भर्ती ही नहीं किया जाता, और वो भी इस तरह के कैरेक्टर्स को कारगिल वॉर में ले जाना बिल्कुल बात हजम ही नहीं होती। तो ये एक पार्ट जो फॉरेस्ट गम का था, इन्हें डेफिनेटली अडेप्ट करना चाहिए था इंडिया के हिसाब से। ये बिल्कुल ना ऑडियंस को हजम हुआ ना किसी और को हजम हुआ, ये बिल्कुल समझ के बाहर है। और उतना ही बेतुका कैरेक्टर बाला का, जैसे प्ले किया नागा चैतन्य ने, जो थ्रू आउट अंडरवेयर बनियान का बिजनेस खोलना चाहते हैं, अंडरवेयर बनियान का बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसी में लगे हुए हैं। इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज पार्ट इन द फिल्म तो लिटरली स्टार्ट्स ग्रेटिंग ऑन योर नर्व्स। वो चटी बनियान के बिजनेस की जो बात कर रहे हैं इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, प्लस उनका परफॉर्मेंस ज़रा भी अच्छा नहीं है। खास करके अगर आप कंपेयर करें उस किरदार से जिसने फॉरेस्ट गम में परफॉर्मेंस दिया था, और उसमें फिशिंग था जो उसकी हॉबी थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये परफॉर्मेंस ज़रा भी उसके बराबर नहीं है। एंड वहाँ वो एक बहुत मेमोरेबल कैरेक्टर था। तो ये एक और प्रॉब्लम है इस फिल्म में। और एक और किरदार है जिसे उन्हें अडेप्ट करना ही नहीं था, जैसा कि ओरिजिनल फिल्म में था वैसा ही रखना था। ओरिजिनल फिल्म में जो फॉरेस्ट के लेफ्टिनेंट जनरल है उनकी टांगें चली जाती है और वो उन्हें बचा के लाते हैं किसी तरह। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को बचा के ले आते हैं, जिसका रोल मानव विज ने प्ले किया है। हालांकि मानव विज ने अच्छा काम किया है, लेकिन ये बात ही हजम नहीं होती कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को बचा के वो आर्मी कैंप में ले आते हैं। आर्मी उसे एक इंडियन सोल्जर समझती है, वो इंडिया में रहता है, आमिर खान के साथ ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, रूपा अंडरवेयर बनियान का मालिक बन जाता है, इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पे उसका फोटो आता है, और अचानक से एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वापस पाकिस्तान चला जाता है। क्या इंडिया की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि कोई पाकिस्तान से टेररिस्ट आ जाता है इंडियन आर्मी के साथ, उसे ये पहचान नहीं सकते, वो इंडिया में रहता है, सालों तक रहता है, इतना बड़ा आदमी बन जाता है और फिर पाकिस्तान चला जाता है? हाईली इम्प्लॉजिबल, बिल्कुल भी लॉजिक में बैठता नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ये किरदार भी उस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट था। इस फिल्म में इस किरदार को अडेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वहाँ इन्होंने अडेप्ट किया है और वहाँ इन्होंने ये चेंज लाया है। मुझे नहीं पता क्या लॉजिक था ये चेंज लाने का, वो क्या दिखाना चाहते थे, लेकिन ये बात ही बिल्कुल हजम नहीं होती। एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस आपको हजम ही नहीं होती। और ये पॉइंट जब फिल्म रिलीज़ भी हुई थी अगस्त में, तब एक मेजर पॉइंट बना था ऑडियंसेस के लिए, और अब देखने के बाद समझ आता है कि क्यों इशू लगता है, बिकॉज फिल्म में भी ये पार्ट बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता। सो जब मेन किरदार के परफॉर्मेंस में इशू है, 2 या 3 चीज़ें इतनी इम्प्लॉजिबल या इतनी अटपटी है या बिल्कुल अडेप्ट नहीं की गई है, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो फिर उस फिल्म का चलना वाकई बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है। जैसा कि मैंने कहा, अगर मेकर्स अपने आप से ऑनेस्टी से पूछेंगे तो ये फिल्म किसी बैड वर्ड ऑफ माउथ या बॉयकॉट ट्रेंड से नहीं पिटी है। ये पिटी है क्योंकि एक अच्छी फिल्म नहीं है, और उससे भी ज़्यादा इसमें परफॉर्मेंसेज उतनी बढ़िया नहीं है जो कि ओरिजिनल फॉरेस्ट गम में थी। अब इस फिल्म का प्रॉब्लम 2 तरफा है। जिन्होंने ओरिजिनल फॉरेस्ट गम देखी है वो हजम ही नहीं कर पाएंगे इस फिल्म को और इस परफॉर्मेंस को, बिकॉज ये उसको मैच नहीं कर पाती। और दूसरे जिन्होंने वो नहीं देखी है उन्हें ये फिल्म हाईली इम्प्लॉजिबल लगेगी आज के दिन में। जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तानी सोल्जर का यहाँ जाना, इस तरह के लोगों को फौज में भर्ती कर देना, तो ये बात जिन्होंने वो फिल्म देखी नहीं उन्हें वैसे हजम नहीं होगी। इस तरह से 2 टाइप की जो ऑडियंस होती है इस फिल्म की, दोनों ही को ये फिल्म पसंद नहीं आई, तो इसका चलना वाकई मुश्किल है। मैं इस फिल्म को देखने के बाद इसे रेटिंग दूंगा 4/10, एंड वो भी प्राइमरली क्योंकि इन्होंने एफर्ट तो किया है, वो दिख रहा है, एक विजन, एक स्केल था इनका इस फिल्म के लिए, वो नजर आ रहा है। बट बियॉन्ड दिस, जैसा मैंने कहा, इस फिल्म को डाइजेस्ट करना मुश्किल है इन चीज़ों की वजह से। इवन करीना कपूर, उनका काम बुरा नहीं है, लेकिन उनका रोल इतना पुअरली रिटन है कि उनकी परफॉर्मेंस उभर के बाहर ही नहीं आती है। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि म्यूज़िक, जो कि आमिर खान की फिल्म्स में हमेशा बढ़िया होता है, इस फिल्म में म्यूज़िक भी अच्छा नहीं है। और ये दूसरी बार हो रहा है बैक टू बैक। थग्स ऑफ हिंदुस्तान का म्यूज़िक भी बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज था, और यहाँ पे भी म्यूज़िक के नाम पे कुछ भी ऐसा मेमोरेबल है नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ये फिल्म कंप्लीट अन-आमिर लाइक फिल्म है, जिसमें उनकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिसमें इम्प्लॉजिबल चीज़ें दिखाई गई है, जिसका म्यूज़िक अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें टिपिकली आमिर खान की फिल्म्स के साथ एसोसिएट नहीं होती, और यही कारण है कि ये फिल्म नहीं चली। अगर आपने फाइनली ये फिल्म देखी है नेटफ्लिक्स पर, तो ज़रूर हमें बताइए आपको कैसी लगी, आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं। हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में नीचे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। हम आते रहेंगे ऐसे कई सारे रिव्यूज़ के साथ। विल सी यू सून। थैंक यू।